नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं सुजीत कुमार इनक्रेडिबल आईएएस एकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज का वीडियो जो है बहुत ही स्पेशल आपके लिए होने वाला है। बीपीएससी प्रीलिम्स में आज तक जितनी भी क्वेश्चन बायोलॉजी से यानी कि जीव विज्ञान से पूछे गए हैं, सारे क्वेश्चनों को व्याख्या के सहित चर्चा करेंगे और बेहतरीन ट्रिक के साथ में अपने दिमाग में रखने की कोशिश करेंगे। दोस्तों यहां बता दूं कि बहुत ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो वीडियो ना देख के वो हमसे रिक्वेस्ट करते हैं, सर पीडीएफ दे दीजिए। प्लीज समझने की बात कीजिए, पीडीएफ देना तो बड़ा आसान है, लेकिन पीडीएफ देने से आपका सक्सेस नहीं हो सकते हैं, बल्कि पीडीएफ देखे कहीं ना कहीं आप अनसक्सेस के रास्ते में भटक जाएंगे। ये सच बोल रहा हूं। वजह क्या है, जब आप वीडियो देखते हैं तो उस समय आपकी नजरें जो होती है वो क्वेश्चन पे होती है और दिमाग जो है उसका आंसर ढूंढने की कोशिश करता है और सामने से साउंड मेरी आवाज चलती रहती है। तो ऐसे कंडीशन में क्या होता, बहुत ऐसे क्वेश्चन होता है जहां पे देख के ही आपके दिमाग में वो चीजें बातें स्टोर हो जाती है। अगर आप पीडीएफ लेते हैं तो पढ़ना तो आपको ही पड़ेगा फिर भी, तो फिर हम बोलते ही क्यों हैं जब आप ही को पढ़ना तो क्या जरूरत है। तो ऐसे कंडीशन में प्लीज पीडीएफ से बचिए। हम आपको बेहतरीन ऑप्शन के साथ में इस तरीके से कर देंगे कि यहां से 40 से 50% क्वेश्चन जो है कहीं ना कहीं रिपीटेड होता है। और बहुत ऐसे स्टूडेंट होते हैं जिनको लगता है, स्पेशली जो लोग कॉमर्स बैकग्राउंड से होते हैं, जो लोग आर्ट्स बैकग्राउंड से होते हैं, इन लोगों को लगता है जीव विज्ञान में ऐसे क्वेश्चन पूछते होंगे, वैसे क्वेश्चन पूछते होंगे, डर लगता होगा। लेकिन आज इस वीडियो को शुरू से अंत तक अगर आप देख लीजिएगा तो सारे डर दूर हो जाएंगे, क्योंकि बेसिक पूछता है। आयोग हमेशा बीच का रास्ता अपनाता है। कभी भी बायोलॉजी का ऐसा क्वेश्चन नहीं देने की वो कोशिश करेगा जिससे कि साइंस वाले स्टूडेंट अंदर आ जाए, कॉमर्स और आर्ट्स वाले स्टूडेंट बाहर चले जाएं। और कभी भी हिस्ट्री का क्वेश्चन ऐसा देना नहीं कोशिश करता जिससे कि आर्ट्स वाले स्टूडेंट अंदर आ जाए और कॉमर्स और साइंस वाले स्टूडेंट बाहर चले जाए। इसलिए बीच का रास्ता अपनाता है। इस बात को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। वीडियो में इंट्रोडक्शन ये देना बहुत जरूरी था और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर इस वीडियो को देख लीजिएगा तो आपको एहसास हो जाएगा कि आखिर बायोलॉजी के कौन कौन से चैप्टर हैं और कहां कहां से क्वेश्चन उठ के हमारे सामने आ रहा है। सिर्फ जाने अनजाने अपने दिमाग में बैठा लिए हैं, बायोलॉजी है तो ये है वो है, ऐसे कुछ भी नहीं है। बस एक बार इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए। इससे पहले दोस्तों, जैसे ही लॉकडाउन समाप्त होगा, आप किसी न किसी संस्था के पीछे दीवानगी पैदा कीजिएगा, तो ऐसे कंडीशन में आपके पास में एक बेस्ट और बेहतरीन ऑप्शन है श्योर सक्सेस सिविल सर्विसेज क्लासेस, जहां बीपीएससी के बदलते पैटर्न के अनुसार से तैयारी करवाई जाती है। और यही वजह रहा है कि 65th बीपीएससी प्रीलिम्स में 30+ स्टूडेंट दिए। मेंस में वो ऊपर वाले की दुआ, हम लोग का मेहनत और आप लोगों का प्यार रहेगा तो उसका भी बताएंगे कितने रिजल्ट आ सके। प्रीलिम्स हो या मेंस हो, दोनों में ग्रुप डिस्कशन हम लोग करवाते हैं। डेली क्लासेस होती है, पर डे टेस्ट होता है और वीकली टेस्ट होता है। और सबसे कम फीस में एकमात्र संस्था सिविल सर्विसेज का आपका श्योर सक्सेस, जहां पे आपके पैसों से ज्यादा आपके सपने की कद्र करता है। अगर आप इस संस्था में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में अपना नंबर दे दीजिए, मैं आपको कॉल कर लूंगा। थैंक यू। चलिए अब आते हैं आज के सेक्शन में, जीव विज्ञान में, और समझते हैं कि आखिर जीव विज्ञान में क्या क्वेश्चन पूछता है। यहां से जो है आपका साइंस वाला पोर्शन 3 पार्ट्स का होता है, इसको समझ लीजिए एक बार। एक फिजिक्स, दूसरा केमिस्ट्री और तीसरा बायोलॉजी, यानी कि भौतिकी, रसायन और जीव विज्ञान। अब रसायन को तो साइड रख दीजिए, केमिस्ट्री को उसमें थोड़ा सा दिमाग ज्यादा नहीं लगाना, लेकिन फिजिक्स और बायोलॉजी ये दोनों पे दिमाग लगाना, क्योंकि इसमें अल्टरनेट क्वेश्चन बीपीएससी पूछ रहा है। किसी साल फिजिक्स से ज्यादा क्वेश्चन, किसी साल बायोलॉजी से ज्यादा क्वेश्चन, किसी साल बायोलॉजी से ज्यादा तो किसी साल फिजिक्स से ज्यादा, मतलब कि अल्टरनेट करके कहीं ज्यादा कहीं कम, लेकिन इस दोनों वाले पार्ट्स पे आपको पूरी पकड़ होनी चाहिए। और इसके लिए यह वीडियो आपका बहुत बड़ा मदद करने वाला है। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन जो है, मानव तंत्र में इंसुलिन का किसका चयापचय यानी कि मेटाबॉलिज्म नियंत्रित करता है? तो इसका सही आंसर जो होगा वो होगा कार्बोहाइड्रेट। अब ये क्या है, इंसुलिन जो होता है अग्नाशय के अंतरस्रावी होता है इंसुलिन। हाँ, एक चीज यहां पे और मैं बता दूं कि ये चीज आप जरूर देखने की कोशिश कीजिए, क्योंकि हर बार मैं बताऊंगा नहीं, आपको ये खुद ही देखना होगा कि कौन से साल में क्या क्वेश्चन पूछा जा रहा है और किस तरीके से इसका जवाब दिया जा सकता है। यहां पे क्या है कि इंसुलिन जो होता है वो अग्नाशय के अंतरस्रावी होता है। यह हार्मोन यानी कि जो प्रोटीन होता है उसके ग्लूकोज का सम स्थान के नियमन के मुख्य भूमिका निभाता है। इंसुलिन का लक्ष्य होता है क्या है कि कोशिकाओं को ग्लूकोज से ग्लाइकोजन बनाने की प्रक्रिया होती है। ग्लूकोज से ग्लाइकोजन बनाने की जो होता है ये प्रक्रिया होता है, इंसुलिन करता है। और ग्लूकोज का कार्बोहाइड्रेट का एक स्वरूप होता है। तो याद रखिएगा, ग्लूकोज जो होता है वो कार्बोहाइड्रेट का एक स्वरूप होता है। तो इसलिए सही आंसर होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से एंटीबायोटिक है कौन सा एंटीबायोटिक? ऑप्शन है, ऑप्शन आप खुद देख लीजिए। इसका सही आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ई, यानी कि उपयुक्त विकल्पों में से पेनिसिलिन, ध्यान रखिएगा, पेनिसिलिन और सल्फाडाइजिन एंटीबायोटिक
जो है ये दोनों की है क्या है, एंटीबायोटिक है। एंटीबायोटिक का उपयोग जो होता है बैक्टीरिया जनित रोगों के उपचार के लिए किया जाता है। जो बैक्टीरिया से जनित सहित होता है उस रोगों के उपचार के लिए एंटीबायोटिक का उपयोग किया जाता है। इसलिए अभिष्ट उत्तर जो होगा ई, इनमें से कोई नहीं या फिर एक से अधिक, ऑप्शन नंबर ई होगा। यानी कि यहां पे पेंसिलिन और सल्फाडाइजिन, जो कि दोनों ऑप्शन में आपका दिया हुआ, देख लीजिए ऑप्शन एक बार, एक सेकेंड। ऑप्शन नंबर ए देखिए पेंसिलिन भी है और ऑप्शन नंबर डी देखिए सल्फाडाइजिन भी है। तो दोनों ऑप्शन है, तो इसलिए ई ऑप्शन सही होगा, क्योंकि बिहार में बीपीएससी में आपके पास में 5 ऑप्शन दिया जाता है। अगर देखा जाए तो 5 नहीं 6 है, एक उपयुक्त में से एक से अधिक भी है देखा जाए तो। चलिए कोई बात नहीं, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। समझ में आ रही है तो आप जरूर मुझे कमेंट कीजिएगा कैसा लग रहा है सीरीज। तो नेक्स्ट सीरीज और साथ साथ में आपको यह बता दूं कि इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसके दूसरी सीरीज यानी कि प्राचीन भारत का भी रखा हुआ है, लिंक है, लिंक पे क्लिक कीजिए, उसको भी देखिए, क्योंकि यहां से आप 50% क्वेश्चन को स्टोर कर सकते हैं और आसानी से प्रीलिम्स को क्वालिफाई कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा मुक्त कार्बोहाइड्रेट है? अब ऑप्शन आप देखिए और बताइए। तो इसका सीधा सा मतलब है सिर्फ चावल जो है कि कार्बोहाइड्रेट है। उपयुक्त विकल्पों में से चावल जो है, एकदम ध्यान रखिए। देखिए क्वेश्चन क्या पूछ रहा है बायोलॉजी में, आप देखिए, क्या इसके लिए साइंस पढ़ना जरूरी है? क्या इसके लिए एमबीबीएस करना जरूरी है? जरा सोच के देखिए। ये तो एक क्या है, एक मतलब समान जानकारी आपके पास में होना चाहिए बायोलॉजी का, बस यही है। तो जो चावल है वो कार्बोहाइड्रेट का मुख्य स्रोत है। 100 ग्राम के पके हुए चावल में लगभग 25.5 ग्राम कार्बोहाइड्रेट की मात्रा पाई जाती है और वास्तव में चावल में जो होता है वो 90% कैलोरी जो होता है कार्बोहाइड्रेट से ही आता है। चावल साधारण खाद्य पदार्थों की तुलना में अधिक विटामिन और खनिज और फाइबर प्रदान करती है। क्लियर हो गया? आज के बाद तो आप भूलिएगा नहीं, क्योंकि यही चीज होता है ना, सुनने के बाद एक बार आपके दिमाग के अंदर फिट हो जाता है और क्वेश्चन बार बार तो यहीं से रिपीट होगा। आसानी से आंसर बता दीजिएगा। नेक्स्ट है कीट संवर्धन क्या है? अब इसके ऑप्शन को आप देख लीजिए और इसका आंसर की ओर हम लोग बढ़ते हैं। इसका ऑप्शन जो होगा सही आंसर होगा कीटों के वृद्धि करने का विज्ञान को ही कीट संवर्धन करते हैं, जिसमें कीटों के वृद्धि करने का विज्ञान। कीट संवर्धन जो होता है कीटों जैसे कि केचुआ की वृद्धि करने का विज्ञान है। केचुआ जो होता है कृषक का मित्र होता है, ये तो आप लोग बचपन से ही पढ़े हुए हैं, जानते भी हैं। भूमि की आंत भी इसे कहा जाता है, यह भी ध्यान रखिएगा कि भूमि की आंत किसे कहा जाता है। अगर वो क्वेश्चन दे दे तो आप फंस ना जाइए, तो केचुआ को कहा जाता है। केचुआ खाद या वर्मो कंपोस्ट पोषक पदार्थों की भरपूर उत्तम जैव उर्वरक है। ये केचुआ क्या करता है, ये नीचे की मिट्टी को बार बार क्या करता है, ऊपर की ओर मतलब क्या बदलते रहता है और इसके मल से जो है कहीं ना कहीं कंपोस्ट पैदा होता है, जो कि जैव उर्वरक का एक आसानी और अच्छा स्वरूप माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, जेनेटिक्स निम्न में से किसका अध्ययन है? तो इसका सही आंसर होगा आनुवांशिकता का विचरण। ये तो जानते ही हैं। हाँ, एक बात मैं यहां पे जरूर बता दूं रोक के, क्योंकि बताना जरूरी है। बहुत ऐसे छोटे भाई और छोटी बहन ये बताती है कि सर आप बोलते बड़े तेज हो, क्योंकि बहुत फास्टली बोलते हो। तेज मतलब क्या, फास्ट बोलते हो। तेज बोलना मतलब आवाज तेज हुआ और फास्ट बोलना मतलब बहुत जल्दी जल्दी भागते हो। इसलिए भागता हूं क्योंकि वीडियो लंबा ना पड़ जाए और बोरिंग ना आपको हो सके, और खास के आपके दिमाग का भी एक्सरसाइज हो जाए कि जल्दी जल्दी कोई भी चीज को पकड़ने की कोशिश कीजिए। यह भी एक प्रैक्टिस है और ये भी जो है आपकी लाइफ में अगर सक्सेस होना तो ये भी क्रिएटिविटी आपके माइंड के पास में होना जरूरी है। क्लियर? चलिए, जेनेटिक्स और विचरण यानी कि जेनेटिक्स जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जीवधारियों को जीनों, आनुवांशिकता और विचरण के अध्ययन में किया जाता है। जेनेटिक्स मतलब क्या होता है, अगर आपके पापा सपोज कीजिए या नाना आप या फिर दादाजी को क्या है कि कोई किसी भी तरीके का बीमारी है, यानी पागलपन की बीमारी है, तो वही बीमारी कहीं ना कहीं आपके अंदर भी आ गया, तो इसे कहते हैं जेनेटिक्स। एक से दूसरे की ओर आना। तो ये क्या है, जेनेटिक्स जो है वो आनुवांशिकता का विचरण है। मतलब आनुवांशिकता मतलब क्या, एक दूसरे से आया परिवार से। नेक्स्ट है, लौंग पौधे के निम्नलिखित में से किस भाग को प्राप्त होते हैं? हमेशा ये क्वेश्चन पूछता है। ये तो बीपीएससी को लेकर आया हूं इसलिए, और यूपी पीसीएस को लेकर आया हूं। अगर पूरे पीसीएस को अगर उठाइएगा तो ये हमेशा यहां से क्वेश्चन पूछता है। तो इसका सही आंसर जो होगा वो शुष्क पुष्पकली। बहुत सारी जो है पत्तियां लिखते हैं, बहुत सारी तो 20 तो 100% लिखते हैं, लेकिन ये कली होती है, इसको ध्यान रखना होगा आपको। लौंग जो होता है यूजिनिया कैरियोफाइलेटा, ध्यान रखिएगा, यूजिनिया कैरियोफाइलेटा। जरूरी नहीं इसको याद करने का, लेकिन यह जरूर याद रखिएगा शुष्क पुष्पकली होता है। क्या नाम के माध्यम से कद वाली सदाबहार वृक्ष सूखी हुई पुष्पकलिका होती है, बस इतना याद रखना है। नेक्स्ट है पादपकली। पादपकली क्या है? तो इसका सही आंसर जो होगा वो भूर्णीय टहनी है। वनस्पति विज्ञान में किसी अविकसित या फिर कहें तो कली या कलिका कहते हैं, जिसको किसी भी पत्ते के कक्ष जो होता है, एक्सेल होता है उसके
या फिर कहे तो तने के अंतिम छोर से उत्पन्न यह चीज होती है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। पौधे जो नमक युक्त मिट्टी में उगते हैं क्या कहते हैं? तो इसका सही आंसर होगा हेलोफाइट। जो वो पौधे जो जहां पे जिस मिट्टी के अंदर नमक की मात्रा अधिक है वहां पे वो पौधे उगते हैं तो उसको कहते हैं हेलोफाइट, याद रखिएगा। अब इसका डिटेल से थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। हेलोफाइट मतलब क्या है? लवण मृदोद्भिद, यानी कि उन पादपों को कहते हैं, पौधे को कहते हैं जो उच्च लवण युक्त जल में पैदा होते हैं। तो इस चीज को याद रखिएगा, हमेशा क्वेश्चन पूछता है यहां से। नेक्स्ट है जीवों में अत्यधिक विविधता का कारण है। तो सही आंसर होगा उत्परिवर्तन, जो कि जीवों में विविधता का कारण माना जाता है। वैज्ञानिकों का वह समूह जिसे प्राकृतिकवाद के सिद्धांत के आधुनिक रूप दिया है, जिसे नव डार्विनवाद कहते हैं। और आधुनिक नव डार्विनवाद के अनुसार से जीनों में साधारण परिवर्तन को उपरांत नए जीव बनते हैं जिनसे उसमें विभिन्नता पाई जाती है, और इन परिवर्तन को ही हम क्या कहते हैं? उत्परिवर्तन कहते हैं। यह परिवर्तन जो होता है स्पष्टतः वंशागत होते हैं, जो पीढ़ियों दर पीढ़ियां नई जातियों में उत्पन्न जो है यह होती रहती है। तो इसको कहते हैं उत्परिवर्तन होता है, जो परिवर्तन लाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेंडल के आनुवंशिकता का सिद्धांत किस पर आधारित है? तो इसका तो सही आंसर होगा लैंगिक जनक पर। ये तो क्लियर है, मेंडल के आनुवंशिकता का जो सिद्धांत है वो लैंगिक जनन पे आधारित है। नेक्स्ट जो है, जीव कोशिका के आनुवंशिक लक्षणों के नियंत्रण में निम्नलिखित में से कौन उत्तरदायी है? तो इसका सही आंसर जो होगा वो होगा डीएनए। ये तो जानते ही हैं, जीव कोशिका के जो आनुवंशिक लक्षण है उसको नियंत्रित जो है डीएनए ही उत्तरदायित्व होता है, जो कि वो नियंत्रित करता है। नेक्स्ट जो है, यकृत और मांसपेशियों में जो ऊर्जा होती है वो जमा होती है, कहां पे होती है? तो इसका सही आंसर होता है ग्लाइकोजन के रूप में होती है। यकृत एवं मांसपेशियों में जो ऊर्जा जमा होती है ग्लाइकोजन के रूप में होती है। अब शरीर की कोशिकाओं का कार्य करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है, ये तो जानते ही है। और यह ऊर्जा कहां से मिलेगा? शुगर, वसा, प्रोटीन, रासायनिक क्रियाओं से प्राप्त होती है। और शुगर शरीर में ग्लूकोज में परिवर्तित हो जाती है। वही शुगर जो है शरीर के अंदर जाने के बाद वो क्या है? ग्लूकोज में परिवर्तित हो जाती है, जो एक सरल शर्करा है। और यह अवशोषित होकर रक्त के विभिन्न अंगों में, उत्तकों में जाके ये क्या करती है? पहुंची जाती है। और यकृत मांसपेशियों में मुख्यतः ग्लूकोज और ऊर्जा ग्लाइकोजन के रूप में ही जमा होता है। क्लियर है ना? या कहें तो ग्लूकोज या कहें तो ऊर्जा ग्लाइकोज, दोनों इक्वली होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर से हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन प्रतिस्कंदन विषों के प्रतिविष प्रतिकारक के रूप में प्रयोग किया जाता है? तो इसका सही आंसर होगा विटामिन के। बहुत ऐसे क्वेश्चन होते हैं दोस्त, जो कि अगर आप पढ़ना शुरू कीजिएगा तो क्या होता है, हिंदी वाली वर्ड जो होती है कभी कभी नहीं समझ में आता, क्योंकि आयोग जो है गूगल से ट्रांसलेट करता है। तो ऐसे कंडीशन में आप इंग्लिश वाला जाके पढ़िए, तो वहां से बहुत कुछ समझ में आएगी। प्रतिस्कंदन विषों के प्रतिवर्ष प्रतिकारक के रूप में विटामिन के का प्रयोग किया जाता है। इस विटामिन को क्या कहते हैं? रुधिर स्राव विरोधी पदार्थ कहते हैं। और इसकी कमी वाले व्यक्तियों के ऑपरेशन आसानी से नहीं किया जा सकता। अगर इस यानी कि विटामिन की आपको कमी है आपके शरीर के अंदर, तो ऑपरेशन आसानी से ऐसे व्यक्तियों का नहीं किया जाता, क्योंकि अधिक रुधिर बह जाने का डर होता है। इसलिए ऐसे व्यक्तियों का ऑपरेशन नहीं किया जाता। क्लियर हो गया? विटामिन के द्वारा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस विटामिन के अंगोकेलिसफेरॉल, ध्यान रखिएगा, अंगोकेलिसफेरॉल कहते हैं? तो इसका सही आंसर होगा विटामिन D2। अब विटामिन D2 को जो है आर्गोकेलिसरॉल कहते हैं, जो कि विटामिन D3 यानी कि केलिफ्लेसरॉल कहलाता है। विटामिन D2 विटामिन डी का वह प्रकार है जो मुख्यतः भोजन और आहार अनुपूरक के रूप में मनुष्यों से प्राप्त होता है। मुख्य रूप से भोजन में यह मक्खन, मशरूम, दूध, पनीर, मांस, अंडों की जर्दी, मछली के तेल आदि से ये चीज प्राप्त होती है। और इसकी कमी से बच्चों में सूखा रोग कहें या फिर रिकेट्स हो जाता, दोनों इक्वल होता। सूखा रोग कहिए, ये रिकेट्स कहिए, ये बच्चों में इसकी कमी से हो जाता है, D2 की कमी से। नेक्स्ट है, मानव शरीर में विटामिन ए भंडारित होता है, कहां पे होता है? तो ध्यान रखिएगा, यकृत के अंदर होता है, एकदम ध्यान रखना है। बोलिए, ये सब क्या है? बच्चों जैसा क्वेश्चन है या नहीं है? आप ही बताइए। अब क्या मानव शरीर के यकृत में विटामिन ए की काफी मात्रा में संचित होती है? विटामिन ए कहां पे? तो यकृत में होती है। अब रासायनिक नाम जो होता है रेटिनॉल है इसका।
इसकी कमी से शरीर में रतौंधी हो जाती है। विटामिन ए की कमी से शरीर में रतौंधी हो जाती है और इस विटामिन को संक्रमित रोधी विटामिन भी कहा जाता है, जिसका मुख्य स्रोत दूध, मक्खन, अंडा, मछली का तेल, गाजर इत्यादि माना जाता है इसका मुख्य स्रोत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि टेरेफेरॉल। वेरी वेरी। अब कैसे, आइए थोड़ा सा इसकी विस्तृत से चर्चा कर लेते हैं, जिसमें समझ में सब कुछ आ जाएगा। बस पेशेंस को लूज नहीं करना है। एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार नहीं, चार बार, कभी ना कभी तो हो ही जाएगा समझ में। बस इस वीडियो को जितना ज्यादा बार हो सके आप देख लीजिए, जरूरत नहीं है इधर उधर भटकने की। उसके बाद भी अगर भटकते तो मैं रोक भी नहीं सकता हूं आपको। रेटिनॉल अर्थात विटामिन ए, यानी कहिए रेटिनॉल कहिए या विटामिन ए कहिए। अब तो क्लियर हो गया, शुरू से ही 2-3 बार हो चुकी है, क्वेश्चन आ चुकी है। रेटिनॉल ए की कमी से जो होता है, यहां पे जेरोफेथलीमिया रोग होता है। साइनो कोबालेमिन यानी कि विटामिन B12 की कमी से रक्तचाप तथा विटामिन डी यानी कि कैलिफेलिसफेरॉल D3 और आर्गोकेलिसफेरॉल D2 की कमी से बच्चों में रिक्रेट्स नामक रोग होते हैं। अब वेरी वेरी विटामिन बी अर्थात थायमिन की कमी से होता है। वेरी वेरी जो होता है वो थायमिन की कमी से होता है और टेरेफ्रोल विटामिन ई की कमी से होता है। क्लियर हो गया। अब निम्नलिखित में से किस युग्म में सही सुमेलित नहीं है? इसमें से कौन सही सुमेलित नहीं है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ई, उपरोक्त में से कोई नहीं या फिर एक से अधिक है। सूर्य के प्रकाश एवं क्रोड यकृत तेल विटामिन डी के समृद्ध स्रोत होते हैं। सूर्य के प्रकाश से विटामिन डी मिलता है हमें। गेहूं अंकुरित तेल विटामिन ई का प्रमुख स्रोत है। कौन सा? तो गेहूं अंकुरित तेल स्रोत है। जबकि एल्फाल्फ विटामिन के का प्रचुर मात्रा में मिलता है। यद्यपि संतरा जो होता है उसमें विटामिन सी का प्रमुख स्रोत होता है, तथापि इसमें विटामिन B1 की बहुत कम मात्राएं होती है, विटामिन B1 की। अतः विकल्प ई जो होगा स्पष्ट उत्तर होगा। क्लियर है। नेक्स्ट की ओर चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जिस विटामिन में कोबाल्ट होता है वह है, तो इसका सही आंसर अभी जस्ट ऊपर पर है B12 में। कोबाल्ट एक खनिज लवण है जो कि विटामिन B12 यानी कि साइनोकोबालमिन का महत्वपूर्ण ये घटक होता है। विटामिन B12 की वृद्धि के लिए आवश्यक होता है कि इसकी कमी में तंत्रिका तंत्र या कहें तो या क्रिया यानी कि फिलोलॉजी की गड़बड़ी हो जाती है। और विटामिन B12 की महत्वपूर्ण जो स्रोत होते हैं जहां से B12 हमें मिले वो किससे मिलता है? अभी ऊपर भी बता चुका हूं, मांस, मछली, यकृत, दूध, पनीर इत्यादि से मिलता है। और आंत के जीवाणु यानी कि बैक्टीरिया भी इसका संश्लेषण करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 19वां नंबर, एक स्वस्थ वयस्क मनुष्य में रक्त का कुल परिमाप होता है, तो इसका सही आंसर होता है 5 से 6 लीटर। कभी कभी पूछा जाता है कि एक स्वस्थ इंसान जो होता है, मनुष्य जो होता है, उसके अंदर कितना लीटर ब्लड रहता है, खून रहता है या रक्त रहता है? तो 5 से 6 लीटर। एकदम ध्यान रखिएगा क्योंकि ये सब बेसिक क्वेश्चन है। ये कहां बायोलॉजी के अंदर में जाके पूछा जा रहा है? एकदम बेसिक क्वेश्चन तो सब पूछा जा रहा है। किस बात का डर है बायोलॉजी से? रक्त एक तरल संयोजी उत्तक है। यह रक्त वाहिनियों के अंदर विभिन्न अंगों के नियमित रूप से गतिशील रहता। पूरे शरीर में यह क्या हमेशा गतिशील होता। मनुष्य के शरीर में रक्त की मात्रा शरीर के भाग का लगभग 7 से 8% होता है। शरीर की जो भाग मात्रा होती है उससे 7 से 8% होता है। अतः 70 किलो भार वाले स्वस्थ वयस्क मनुष्य में लगभग 5 से 6 लीटर रक्त होता है। इसके संपूर्ण शरीर का भाग जो होता है 1/13 भाग होता है। तो ध्यान रखिएगा 5 से 6 लीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। इनमें से रक्त दाब का मापक यंत्र कौन सा है? तो इसका सही आंसर होगा सी, यानी कि फिस्गमोमेनोमीटर। यानी मनुष्य का औसत रक्तचाप जो होता है यानी ब्लड प्रेशर 120/80 होता है। धमनियों का रक्त दाब 2 अवस्थाएं होती है। पहले को परकुचन दाब कहते हैं और दूसरे को प्रसारण दाब कहते हैं। समान तौर पर जो परकुचन दाब होता है यानी कि सिस्टोलिक प्रेशर जो होता है वो होता है 120 मिली, तथा प्रसारण दाब जो होता है 180 मिली एचजी होता है। रक्तचाप के डॉक्टर जो है सिफमो मैनोमीटर, ध्यान रखिएगा, सिफगो मैनोमीटर यंत्र के द्वारा जो है रक्तचाप की जांच की जाती है। नेक्स्ट है विक्र प्रति
मिनट औसत रक्त प्रवाह होता है, कितना होता है? तो इसका सही आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, 1200 सीसी। यानी कि वृक्क मानव शरीर में सबसे महत्वपूर्ण अंग होता है और इसका मुख्य कार्य क्या होता है? रक्त की शुद्धि के साथ में शरीर में विषाक्त पदार्थों मूत्र माध्यम से बाहर की ओर निकालना। मतलब क्या है? वृक्क का काम बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बहुत महत्वपूर्ण है। इसका काम क्या है? शरीर के अंदर जो रक्त है उसके अंदर अगर किसी भी तरीके की कोई कमी आ जाती, कोई गंदगी आ जाती है तो उसे साफ करना और मूत्र मार्ग से बाहर की ओर निकाल देना। शरीर में अगर किसी तरीके का कोई गंदगी है तो मानव वृक्क प्रति दिन लगभग 1500 लीटर रक्त शुद्धिता करती है। मतलब क्या मानव के अंदर जो वृक्क है वो प्रतिदिन 1500 लीटर रक्त की शुद्धि करता है, लगभग 1.5 लीटर मूत्र में तब्दील कर देता है। वृक्क के प्रति मिनट 1200 सीसी रक्त प्रभावित होता है। चलिए अब तो समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इंसुलिन है, इंसुलिन क्या है? सॉरी, इसका सही आंसर होगा इंसुलिन जो है एक प्रोटीन है। ये तो क्लियर है। इंसुलिन जो है पेनक्रियाज अर्थात अग्नाशय के अंतःस्रावी भाग यानी कि लैंगर हैंस के द्वीपिकाओं का बीटा कोशिका में अस्रावित होने वाला एक जंतु जो होता है वो हार्मोन है। रासायनिक संरचना की दृष्टि से यह एक सूक्ष्म पेप्टाडाइन यानी कि प्रोटीन है जिसकी रचना 51 एमिनो अम्ल से होती है और यह शरीर में ग्लूकोज के उपाचय का नियंत्रित करती है। तो इसका सही आंसर प्रोटीन। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन अस्तर ग्रंथियों में से दुग्ध का अस्रावित होने की भूमिका निभाता है? अब ऑप्शन आप देखिए और बताइए। इसका सही आंसर जो होगा वो होगा ऑक्सीटोसिन। ये देखे होंगे जनरली क्या गांव में भी आज चले जाइए, अगर दूध नहीं निकल रहा तो ये सुई जो है जानवरों को दिया जाता है जिससे कि दूध फिर से जो जानवर देना शुरू कर देते हैं। ऑक्सीटोसिन, इसको जो है बंद करने के लिए भी भारत सरकार ने इस पर बहुत बड़ा कदम उठाया था। आजकल तो ये सब जो है सब्जियों में भी दिया जाता है, जो छोटे छोटे सब्जी होती है उसके अंदर डाल दिया जाता है, जो कि समय से पहले सब्जियों का आकार बढ़ जाता है। ऑक्सीटोसिन का 2 लक्ष्य उत्तक होता है। स्त्रियों के गर्भाशय तथा इसके स्तन और शिशु जन्म के बाद यह हार्मोन गर्भाशय के समान अवस्था में लाने और शिशु द्वारा जो है दुग्धपान तथा स्तन की पेशियों में सिकोड़कर दुग्ध उत्प्रेषण को बढ़ाने का काम करता है। दूधिये अपनी गाय भैंस अधिक दुग्ध उत्पादन करने के लिए कृत्रिम ऑक्सीटोसिन का इंजेक्शन भी लगाते हैं, जिसे जो ऑक्सीटोसिन का इंजेक्शन लगाते हैं जिसे पिटोसिन कहते हैं। अब इसको ध्यान रखिएगा, ये चर्चा में हमेशा रहता है, हमेशा पूछ सकता है। प्रकाश संश्लेषण होता है तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि क्लेरोप्लास्ट में। कहां पे होता है प्रकाश संश्लेषण? तो क्लेरोप्लास्ट में। नेक्स्ट है, क्लेरोप्लास्ट नामक कोशिका में जैव रासायनिक क्रिया प्रकाश संश्लेषण उत्पन्न होती है। क्लेरोप्लास्ट हरे रंग का वर्णक क्लोरोफिल में पाया जाता है। नेक्स्ट है, भ्रूण किस में मिलता है? तो इसका सही आंसर होगा बीज में भ्रूण मिलता है। पौधे में भ्रूण बीज में मिलता है। ध्यान रखिएगा, बहुत बार क्वेश्चन पूछता है ये। अंकुरित प्रक्रिया में फलस्वरूप भ्रूण जो है बीज से बाहर निकल जाता है। जब अंकुरित होता है तो भ्रूण बीज से बाहर निकल जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन प्रतिजैविक औषधि है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ई, इनमें से कोई नहीं है। अब क्या है? क्लोरोफेनिरोल एक प्रतिजैविक यानी कि एंटीबायोटिक औषधि हो जिसका उपचार जो है बैक्टीरियल इन्फेक्शन के उपचार में किया जाता है। सल्फागुआडिन एक प्रकार का सल्फोनोमाइड प्रतिजैविक है जो कि जीवाणुरोधी एजेंट के रूप में यह काम करता है, जो कि ऑप्शन में कहीं भी नहीं है। तो इसका सही आंसर होगा एक या एक से फिर अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। टाइफाइड तथा कॉलरा विशिष्ट उदाहरण है, तो इसका सही आंसर होगा जलजन रोग से ही टाइफाइड या कॉलरा होता है। टाइफाइड या कॉलरा जलजन रोग से के उदाहरण है। टाइफाइड रोग के कारण जो है स्लूमोनेला टाइफी और कॉलरा के कारण जो है वो बिब्रोकेलेरी नामक जीवाणु होता है। ध्यान रखिएगा, एक जो होता है सेल्मोनेला टाइफी और दूसरा जो होता है कॉलरा वो ब्रिबियोकेलेरी नामक जीवाणु से होता है। पीने के जल में उचित उपचार द्वारा इन्हें फैलने से रोका जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, मनुष्य में एफ्लाटॉक्सिन खाद्य विषाक्त के द्वारा समानतः कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो यकृत होता है। इससे
यकृत ही प्रभावित होता है। कैसे? यकृत को ही हम लोग लीवर भी कहते हैं, जानते ही होंगे। एक मुख्य पाचक ग्रंथि यानी कि डाइजेस्टिव ग्लैंड है जो कि खाद्य विषाक्तन द्वारा प्रभावित हो जाती है, जो कि एफ्लाटॉक्सिन नामक जहरीली पदार्थ कुछ कवक जैसे पेनिसिलियम की कुछ प्रजाति उत्पन्न करके भोजन को विषाक्त कर देती है। अब नेक्स्ट आते हैं, ओंकाजीन संबंधित है किससे है? तो कर्क रोग से, कैंसर से संबंधित है। ओंकाजीन संबंधित किससे है? तो ध्यान रखिएगा, कैंसर से संबंधित है। ओक्साजीन एक असामान्य जीन है जो कि कैंसर रोग के उत्तरदायित्व होता है। सर्वप्रथम इसकी पहचान जो है वो एसआरसी के रूप में की गई थी। वर्ष 1970 में खोजा गया। यह घटना मुर्गियों में कैंसर वायरस का घटक था, मुर्गियों में, जिसे रॉस अस्कोमा वायरस का नाम दिया गया था। रॉस अस्कोमा वायरस, ध्यान रखना है। रक्त कैंसर यानी कि ल्यूकेमिया की रोकथाम में प्रयोग किए जाने वाला रेडियो समस्थानिक है, तो इसका ऑप्शन जो होगा वो होगा रेडियो फास्फोरस P32 तथा कोबाल्ट 60 का उपयोग ल्यूकेमिया यानी एक प्रकार के रक्त कैंसर के इलाज के लिए किया जाता है। तीव्रता की प्रयुक्तता के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा कर्क रोग उत्पन्न कर सकता है तथा उसका उपचार भी करता है? तो इसका सही आंसर होगा आयनीय विकिरण। ध्यान रखिएगा, आयनीय विकिरण यानी कि ऑप्शन नंबर सी। आयनीय विकिरण एक कारक है जो कर्क रोग उत्पन्न कर सकता है आयनीय विकिरण के कारण, और उपचार में प्रयुक्त भी होता है। विकिरण चिकित्सा में कैंसर की कोशिकाओं को संकुचित गांठ को नष्ट करने के लिए आयनीकरण विकिरणीकरण का उपयोग किया जाता है। अनुसंधानों में स्पष्ट हो गया है कि निम्न एवं मध्यम विकिरण एक्सपोजर को कैंसर नहीं होता है, लेकिन लंबे समय तक विकिरण का प्रयोग से कैंसर हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सहज प्रणाली का परिवर्धन निम्नलिखित में से कौन सा है? तो इसका सही आंसर होगा प्रणाली का स्वपोषी क्रिया। अब इसी से क्या होता है? सहज प्रणाली का परिवर्धन होता है। अब ये क्या है? सहज प्रणाली मुख्य तंत्रिका प्रणाली का ही एक भाग माना जाता है। यह सहज प्रक्रियाओं में नियंत्रित करती है। अतः सहज प्रणाली का विकास को प्रणाली एवं स्वपोषी प्रक्रिया के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? लैंगिक जनन से आनुवांशिक विचरण कैसे होता है? तो इसका सही आंसर होगा कि जीन के समस्थानिक से, क्रोमोसोम के बदलाव से, जीन के मिश्रण से, यानी उपयुक्त में से सभी, ऑप्शन नंबर डी, जीन के। नेक्स्ट जो है 34 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। डीएनए किसने अंतर पात्र में बनाया? तो इसका सही आंसर होगा कॉर्नबर्ग। ध्यान रखिएगा, आर्थर कॉर्नबर्ग ने सर्वप्रथम डीएनए को अंतः पात्र में बनाया था, कॉर्नबर्ग। नेक्स्ट है, कौन सा दिन डायबिटीज दिवस के रूप में जो है वो मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर जो होगा वो होगा 14 नवंबर। अब डेट याद थोड़ा सा कर लीजिएगा। विश्व मधुमेह दिवस जो है 14 नवंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, सबसे छोटा जीव जो स्वयं विकास में प्रजनन करने में समर्थ है? तो इसका सही आंसर होगा माइक्रोप्लाज्मा। ये तो पता ही होगा, माइक्रोप्लाज्मा सबसे छोटा जीव है जो स्वयं विकास एवं प्रजनन करने में समर्थ होता है। नेक्स्ट है, बिल तथा मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन के द्वारा स्थापित भारत में किए गए आह्वान किसके प्रतिरोध के लिए कार्य करता है? तो इसका सही आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि HIV एड्स के लिए। भारत में HIV एड्स के रोकथाम के लिए बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन के द्वारा आयोजित पहल आह्वान की शुरुआत 2003 में हुई थी, जो कि HIV एड्स के लिए किया गया है। सर्वप्रथम मानव हृदय प्रत्यारोपण हुआ था। इसका सही आंसर दक्षिण अफ्रीका में सबसे पहले मानव के हृदय का प्रत्यारोपण किया गया था। डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड दक्षिण अफ्रीका के प्रसिद्ध सर्जन थे जिन्होंने सर्वप्रथम मानव हृदय का पहला सफलतापूर्वक प्रतिस्थापन किया था। तो ध्यान रखिएगा कहां? तो दक्षिण अफ्रीका में। जीवाणु की खोज किसने की थी? तो इसका सही आंसर होगा ल्यूवेनहुक। ये तो जानते ही होंगे। एंटोनी वैन ल्यूवेनहुक को ने सूक्ष्म जीव विज्ञान के जनक के रूप में जाना जाता है। इन्हें 1676 ईस्वी में अपने बनाए एकल लेंस सूक्ष्मदर्शी यंत्र से जीवाणु की इन्होंने पहचान की थी। कौन? तो ल्यूवेनहुक। हमेशा क्वेश्चन पूछता है, ध्यान से रखिएगा इसको। नेक्स्ट है,
40 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, कणीय तत्व क्या है? तो इसका सही आंसर होगा वायु प्रदूषक को कणीय तत्व कहा जाता है। कणीय तत्व मतलब पार्टिकुलर मैटर, जो कि प्रदूषक में ही कहा जाता है, जो कि वायु में उपस्थित होता है। सूक्ष्म बूंदों के जटिल मिश्रण यह होता है जो कि वायु की गुणवत्ता को प्रभावित करने का एक मुख्य कारक इसे माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, संवहनी वेस्कुलर पौधे में पानी ऊपर किससे जाता है? तो इसका सही आंसर होगा पेरेनकाइम टिश्यू के थ्रू ही ये ऊपर पानी की ओर जाता है। क्यों? क्योंकि जड़ों के द्वारा जब अवशोषित किया गया जल होता है, वो खनिज पोषक तत्व पूरे पौधे में जाइलम नामक संवहन उत्तक, ध्यान रखिएगा, जाइलम नामक संवहन उत्तक के द्वारा इसे ऊपर की ओर ले जाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेल्सियस स्केल पर मानव शरीर पर सामान्य तापमान होगा, अगर सेल्सियस स्केल पे रखते हैं तो सेल्सियस पे मानव शरीर का तापमान होगा तो 36.9, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया, 36.9 डिग्री सेल्सियस स्केल पर माना जाता है। लेकिन अगर फ़ारेनहाइट पे रखा जाए तब कितना होगा? तो 98.4। याद रखिएगा 36 और 98 ये फ़ारेनहाइट, और वहां पे जो होगा 36 वो सेल्सियस, बस इतना ध्यान रखिएगा। सर्वदाता वर्ग रक्तदाता का रक्त ग्रुप होता है, तो इसका सही आंसर होगा 0, यानी ओ ग्रुप वाले होंगे, यानी कि 0 वर्गधारी जिनका ब्लड ग्रुप ओ है, ठीक है ना। वर्गधारी व्यक्ति सभी वर्गों को रक्तदान कर सकता है, मतलब अगर आप 0 हैं, ध्यान रखिएगा। अब देखिए यहां पे आज मैं आपको ट्रिक देता हूं कैसे याद रखा जाए। आप 0 हैं तो आपके पास कुछ अब है ही नहीं है, जिसको जो लेना ले लो, अब मेरे पास जिंदगी में कुछ बचा ही हुआ नहीं है, तो ये सबको देगा 0 वाला, यानी 0 को ओ मान के चलिएगा दिमाग के अंदर, ओ ब्लड ग्रुप वाले, इसीलिए इसे सर्वदाता कहा जाता है। ये सबको देता है, कुछ है ही नहीं, जो जिसको जो लेना ले लो। क्लियर हो गया? अब देखिए यह ध्यान देने योग्य बात है कि एबी वर्ग वाले व्यक्ति को किसी भी वर्ग के रुधिर दिया जा सकता है। एबी को पति पत्नी मान लीजिए, ओ को क्या मान लिए, इसके पास तो कुछ है ही नहीं, 0 है, ये सबको देगा। ए और बी माने क्या है, पति और पत्नी है, यानी ये दोनों जो है किसी से भी रुधिर इसे दिया जा सकता, किसी का भी, बी का भी, ए का भी, ओ का भी, किसी का भी इसे दिया जा सकता है, ए बी वर्ग वाले व्यक्ति को, पति पत्नी वाले को। परंतु इसका रुधिर किसी दूसरे व्यक्ति को नहीं दिया जा सकता। लेकिन इसमें एक समस्या है कि एबी वाले अगर हैं तो ये किसी को दे नहीं सकते हैं, ले सकते हैं किसी से भी, ये पति पत्नी जो है ले किसी से भी सकते हैं, लेकिन दे किसी को नहीं सकते हैं। ओ वाले में क्या है कि ओ वाले में ये किसी को भी दे सकते हैं, इनको अब खोने के लिए कुछ भी नहीं बचा हुआ है। 0 वाले ये किसी को, एबी वाले क्या है, लेंगे सबसे लेकिन सबको देंगे नहीं। क्लियर यहां हो गया आज पूरी तरह से। अतः एबी वर्ग वाले सर्वात्रिक ग्राही कहे जाते हैं, मतलब क्या है, ये सबसे ले सकते हैं लेकिन दे किसी को नहीं सकते हैं। चलिए नेक्स्ट आते हैं, फिर आगे चलेंगे तो फिर हम लोग फिर से ट्रिक के थ्रू सीखेंगे। कशेरुक रज्जु में कितनी जोड़ी तंत्रिका निकलती है? तो इसका तो सही जानते हुए 31 जोड़ी तंत्रिका निकलती है कशेरुक रज्जु में। नेक्स्ट जो है, मनुष्य के जीवन काल में कितनी दांत 2 बार विकसित होते हैं? तो इसका सही आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 20 दांत। ध्यान रखिएगा, मनुष्य जीवन काल में 20 दांत जो है 2 बार विकसित होते हैं और 12 दांत केवल 1 बार विकसित होते हैं, तब उसको कहते हैं 32 दांत। नेक्स्ट है, मनुष्य की खोपड़ी कितनी अस्थियां होती है? मनुष्य की खोपड़ी में कितनी अस्थियां होती है? तो इसका सही है 8 अस्थियां ही होती है। ये एक वयस्क मानव कंकाल में औसतन जो है 206 अस्थियां होती है। टोटल 206 अस्थियां होती है, जिसमें महत्वपूर्ण जो होती है वो सिर्फ 6 होती है। कपाल 8 अस्थियां होती है, मुख 14 होती है, लेकिन बस इतना आपको याद रखना 206 अस्थियां होती है, जिसमें से जो है मुख कितनी अस्थियां होती है? तो टोटल 8 होती है, बस, और ज्यादा कुछ भी जानना नहीं है। नेक्स्ट है 47 नंबर, मनुष्य के शरीर में पैर की हड्डियां खोखली होती है। मनुष्य के शरीर जो पैर का आपकी हड्डियां हैं, अब अपने शरीर को, बायोलॉजी का मतलब है खुद पे आ जाइए, अपने शरीर पे जो आपका पैर में हड्डी है वो पूरी तरीके से खोखली है, याद रखिएगा, उसको मत समझिएगा कि वो पूरा भरा पड़ा हुआ है। नेक्स्ट है 20वां नंबर क्वेश्चन, 20 वर्ष की आयु में मानव शरीर के हड्डियों की संख्या होती है। जब आपकी उम्र 20 साल हो गई है, अब आप में हड्डियों की संख्या कितनी हो जाएगी? तो इसका सही आंसर जो होगा वो मुख्यतः 206 होती है, जो मुख्यतः 2 भागों में बटी होती है। 206 यहां पे ऑप्शन नहीं है, तो उपरोक्त में से कोई नहीं है। एक होता है अक्षीय कंकाल और दूसरा होता है उपांगीय कंकाल, 2 भागों में बटी होती, टोटल 206 हड्डियां होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग, निम्नलिखित में से कौन सा मनुष्य में अवशेषी अंग नहीं है? तो इसका सही आंसर होगा सामने वाले चपटे दांत,
जो सामने में चपटे हुए दांत हैं वो कहीं न कहीं अवशेषी अंग नहीं है। जीवधारियों में आकारकीय एवं शारीरिक अध्ययन में हमें अवशेषी अंगों के बारे में ज्ञान प्राप्त होता है। यह एक ऐसा अंग है जो क्रियाविहीन प्रतीत होता है। इसे पूर्वज या क्रियाशील अंग के समजात दर्शाया जाता है। उदाहरण के लिए मनुष्य के बृहद आंत में उपस्थित कृत्रिम पोटिसिकी एवं आंख में निमेशिक झिल्ली परिशेषिका शाकाहारी रूमिनेंट स्तनपायी प्राणियों में क्रियाशील होती है। नेक्स्ट है जैविक सिस्टम में रासायनिक क्रिया की प्रक्रिया को तेज करने में उत्तरदायी पदार्थ है। तो इसका सही आंसर होगा एंजाइम। एंजाइम एक जैवीय उत्प्रेरक है। यह एक प्रोटीन है और अन्य उत्प्रेरक की तरह अभिक्रिया की गति को तेज करता है। जीवों में ज्यादातर अभिक्रिया जो है एंजाइम की उपस्थिति में ही होती है। जो भी आप हम लोग के अंदर जो भी अभिक्रियाएं होती है कहीं न कहीं किसके थ्रू होती है, तो ध्यान रखना यही है कि एंजाइम के थ्रू ही होती है, एकदम याद रखिएगा। और उत्प्रेरक के रूप में यह अग्र और उत्क्रम यानी कि फॉरवर्ड और रिवर्स दोनों प्रकार के कार्य करते हैं, इसलिए यह पदार्थ के निर्माण और संश्लेषण दोनों में उत्प्रेरित करता है। नेक्स्ट है विटामिन, जो खट्टे फलों में पाया जाता है तथा चर्म और स्वस्थ रखने में जरूरी होता है। तो इसका सही आंसर होगा वो होगा विटामिन सी, ऑप्शन नंबर सी। ये तो जानते ही आसान है। यानी कि विटामिन सी जो होता है एस्कॉर्बिक अम्ल होता है, जिसमें रसदार फल विशेषकर आंवला, नींबू, संतरा, नारंगी, अमरूद ये सब में जो है विटामिन सी पाया जाता है, क्योंकि खट्टापन इस सब में होता है। जहां खट्टा है वहां विटामिन सी है। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है, अभी जस्ट देखिए यहां पे बताया हूं, एस्कॉर्बिक अम्ल। यही ऑप्शन में देखिए एस्कॉर्बिक अम्ल होगा ए। अब इल्यूरिन प्राप्त होता है। इल्यूरिन किससे प्राप्त होता है, तो डहेलिया की जड़ों से। ध्यान रखिएगा, डहेलिया की जड़ों से। इल्यूलिन एक पॉलीसेक्राइड है। ध्यान रखिएगा, इल्यूलिन जो है एक पॉलीसेक्राइड है जो कि डहेलिया की जड़ में पाया जाता है। 80% से अधिक सेल में पाए जाने वाले पदार्थ हैं। कौन है, जल है। जल की मात्रा कोशिका सेल में सर्वाधिक होती है और इसकी मात्रा 80% से अधिक ही होती है, कम की कोई चांस ही नहीं है। नेक्स्ट है वर्तमान प्रमाण के अनुसार पृथ्वी पर जीवों का उद्गम 2 लाख वर्ष पूर्व हुआ। इस युग को प्रोटोजोआ, शैवाल एवं जीवाणु थे उस युग में। तो इसका सही आंसर जो होगा वो होगा इसका जो है सारे जो स्टार है वो पूरे पूरे कहीं ना स्टार है। आधुनिक खोजों से स्पष्ट हो चुका है कि जीवन का उद्भव का प्रारंभ 3.5 अरब वर्ष पूर्व हो चुका था, जो कि कहीं भी ऑप्शन में टच नहीं कर रहा। नेक्स्ट है निषेचन की क्रिया कहां पर होती है, तो इसका सीधा सा आंसर है, पता ही होगा, अंडवाहिनी में होती है निषेचन की क्रिया। मानव के आंतरिक निषेचन होता है, अंदर में आंतरिक मैथुन क्रिया के द्वारा नर युग्मक शुक्राणु और स्त्री जननांग में प्रवेश करते हैं और शुक्राणु अत्यधिक सक्रिय और चलायमान होता है। करोड़ों शुक्राणु योनि में प्रविष्ट होकर गर्भाशय ग्रीवा में गर्भाशय की ओर बढ़ना शुरू कर देते हैं। अतः यानी अंततः या कहें अतः सिर्फ एक शुक्राणु यानी कि डिंबा वाहिनी यानी कि अर्धवाहिनी नली के अंडाणु को निषेचन करता। सिर्फ एक, निकलते करोड़ों हैं लेकिन निषेचन सिर्फ एक से होता है और वहीं से फिर बच्चा बाहर आता है। नेक्स्ट है आधुनिक मनुष्य का पूर्वज है, तो इसका सही आंसर होगा क्रेमोगेनान मनुष्य। क्रेमोगेनान आधुनिक मनुष्य में मिलता जुलता है और यह आज के मानव का एकदम समान 6 फुट लंबा और पूरी तरह सीधा था। वह पाषाण युग में रहता था, अस्थिर पंजियों का प्रयोग करता था। वह पशुओं की खाल को सिलकर पहनने योग्य रखता था। मानव की गुफाओं में रहता था। गुफा की दीवार पर उसके द्वारा बनाए गए भित्ति चित्र भी प्राप्त होते हैं और सबसे नया प्रागैतिहासिक मानव इसे माना जाता है। नेक्स्ट है विकास का मुख्य कारक है, तो इसका सही आंसर होगा प्राकृतिक वरण, जो विकास का मुख्य कारण माना जाता है। आज विकास का सार्वत्रिक और मान्य सिद्धांत को विकास का संश्लेषणात्मक सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है। इसमें जाति में अभियुक्त को आनुवांशिक विविधताओं और अन्योन्यायिक क्रियाओं एवं प्राकृतिक चयन के आधार पर स्पष्ट इसमें किया गया है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन है, तो इंसुलिन एक हार्मोन है। इंसुलिन एक हार्मोन है, अंतःस्रावित ग्रंथ अग्नाशय से निकलता और यह रुधिर ग्लूकोज में नियंत्रित कर जाता है। क्लियर हो गया? एक सेकेंड, सॉरी।
दोस्तों यहां पे एक बात मैं आपको बताना चाहता हूं कि देखिए, अगर आप वीडियो सुनते हैं तो बहुत ऐसे क्वेश्चन होता है जो रिपीटेड होती है पिछले साल में कई बार, तो बार बार वो रिपीट जो हम बोलते हैं पूरे टेक्निक के साथ में, वो आप सुनते हैं तो दिमाग के अंदर जो जाता है याद हो जाएगा और यही आपकी नैया को पार लगाएगा। अगर आप चाहते हैं कि नहीं पीडीएफ लेके मैं खुद से पढ़ लूंगी, तो पढ़ नहीं लूंगी, मैं अपनी जिंदगी को बर्बाद कर लूंगी। बस एक लाइन में आंसर है, कड़वी है लेकिन दिल की बात है। आप यकीन करो, क्योंकि आप जब सुनोगे ना तो वो चीज कहीं ना कहीं याद हो जाएगा, और जब एग्जामिनेशन हॉल में बैठोगे तो कहीं ना कहीं कंफ्यूजन होगा ना, तो याद आएगा, अरे सुजीत सर तू बोले थे, कहीं ना कहीं दिमाग में क्रैक करेगा और निकलेगा और वो क्लिक कर देगी और पता चलेगा 97 कट ऑफ था और आपका 97 ही आया। सोच लीजिए कितना बड़ा गेम खेल गया। और अगर 96 आ जाता तो क्या होता, ये भी आप सोच लीजिए, क्योंकि आपसे बेहतर कौन सोच सकता है। और रोना और खुश होना दोनों आप जानते हैं। प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रित केंद्र कहां पर है, तो इसका सही आंसर होगा कशेरुक रज्जु में है, स्पाइनल कॉर्ड में है। प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण कशेरुक रज्जु में होता है, जिसको स्पाइनल कॉर्ड भी कहते हैं। मेरु रज्जु एक बेलनाकार संरचना होता है। तो कभी कभी पूछता कि मेरु रज्जु जो होती है कौन सी आकार की होती है, तो आपको बताना होगा बेलनाकार। जो बेलन, जो मम्मी जिसपे रोटी नहीं बनाती है रख के, वो बेलन बेलनाकार। एक मंडुला एम्बोगोटा का आरंभ होकर कशेरुक दंड पे घिरा हुआ नीचे की ओर वितरित होता है और यह मस्तिष्क वरण द्वारा ढका रहता। कुल मिलाकर 31 जोड़ी मेरुतंत्रिक मेरु रज्जु में निकलती है, 31 जोड़ी, बस इतना सा ध्यान रखना होगा। नेक्स्ट है विकास का कारण है, तो पीढ़ी से पीढ़ी अनुकूलन ही होता है जो विकास का कारण बनता है। विकास का सर्वाधिक मान जो होता है सिद्धांत के विकास का संश्लेषणात्मक सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। इसमें जाति के अभ्युदय को आनुवांशिक विविधताओं के अनुनायिक क्रियाओं और प्राकृतिक चयन के आधार पर समझा जा सकता है, अर्थात पीढ़ी से पीढ़ी अनुकूलन का विकास का कारण माना जाता है। कच्चे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए प्रयोग में लाई जाने वाली गैस क्या है, हर घर में होता है। चाहे आपके घर में अगर केला है, आपके घर में आम है, आपके घर में पपीता है, तो अगर कच्चे फल है इसको पकाने के लिए क्या करते हैं, कार्बेट का यूज करते हैं। आप देखते होंगे। अब जो ये कार्बेट है, कभी सोचे ये कार्बेट है क्या? कार्बेट तो सब जानता है, लेकिन ये एथिलीन है। ध्यान रखिएगा, एथिलीन कच्चे फल को कृत्रिम रूप से पकाने का प्रयोग किए जाने वाला एकमात्र गैस है जो कि कहीं ना कहीं हमारे शरीर के लिए हार्म पहुंचाता है। तो आज के बाद इतना आपको याद रखना कि एथिलीन होता है, जिसको हम कार्बेट कहते हैं, जो कच्चे फल को पकाया जाता है। मां पौधे की भांति पौधा मिलता है, तो इसका सही आंसर जो होगा इन दोनों से, यानी कि बीजों से और तना से। मां पौधे की भांति बीज और तना दोनों से मिलता है। नेक्स्ट है जल के बाहर निकाले जाने पर मछलियां मर जाती है। क्यों, कभी सोचे? मछली खाते भी हैं आप, लेकिन ऐसा क्यों होता है कि वो मर जाती है? क्योंकि वो श्वास नहीं ले पाती, इसलिए मर जाती है। हवा में 20% ऑक्सीजन और पानी भर की तुलना में 0.5%, 0.9% ताप पर निर्भर करता है, ऑक्सीजन है। किंतु अधिकतर मछलियां यदि पानी के बाहर निकाल दी जाए तो O2 की कमी से होने वाली घुटन के कारण वो मर जाती है। इसके कारण यह जहां पानी का बहाव के साथ गैसों का आदान प्रदान हो जाता है, पतले चपटे गलफड़े और गीले कागज की भांति कार्य करती है। पानी के बाहर निकालने पर यह गलफड़े आपस में जुड़ जाते हैं, जिसके कारण सतही क्षेत्र कम हो जाता है और घटे हुए सतही क्षेत्र के कारण गैस का आदान प्रदान भी कम हो जाता है और इसी कारण क्या होता है, मछली की मृत्यु हो जाती है। मधुमक्खी कॉलोनी, ध्यान रखिएगा, मधुमक्खी कॉलोनी के सदस्य एक दूसरे को किस प्रकार से पहचानते हैं? मधुमक्खी जो होती है कॉलोनी के सदस्य को एक दूसरे से कैसे ये लोग पहचान जाते हैं कि मेरे परिवार का है, ये मेरे सदस्य है? तो नर्तन से पहचानते हैं। नर्तन मतलब क्या है? नाचन, नाचने के मतलब क्या है? लगभग सभी पक्षियों की सूचनाओं के आदान प्रदान करने की विधियां होती है। ये दृष्टि से कर लेती है, आवाज से कर लेती है, स्पर्श से कर देती है, अपने रासायनिक सूची आदान प्रदान कर लेती है। लेकिन मधुमक्खियां भोजन की दिशा में इसके स्रोत बताने के लिए ये नृत्य मुद्राएं करती हैं, इससे ये पता कर लेती हैं। ध्यान रखिएगा, नृत्य मुद्राएं कोई दृष्टि से, कोई आवाज से, कोई स्पर्श से, कोई अपनी शकल से पहचान जाता है। लेकिन मधुमक्खियां जो होती है वो नृत्य करती है, इसलिए थोड़ा सा अलग थी, तो क्वेश्चन उस साल पूछ लिया गया। मायोग्लोबिन में कौन सी धातु होती है? तो इसका सही आंसर होगा लोहा। मायोग्लोबिन में जो होती है वो लोहा धातु पाई जाती है। मायोग्लोबिन लोहा और ऑक्सीजन युक्त प्रोटीन होता है, जिसमें लोहा और ऑक्सीजन दोनों का मिक्स होता है, जो कि स्तनधारियों की मांसपेशियों में पाया जाता है, जबकि हेमोग्लोबिन रक्त में पाया जाता है। ध्यान रखिएगा, हेमोग्लोबिन रक्त में और मायोग्लोबिन लोहा और ऑक्सीजन दोनों कहां पाया जाता है?
तो ध्यान रखिएगा, मांसपेशियों में, और हेमोग्लोबिन रक्त में। मनुष्य के शरीर में खून की शुद्धिकरण की प्रक्रिया को कहते हैं तो डायलिसिस, जो कि मनुष्य के खून की शुद्धिकरण की प्रक्रिया होती है, डायलिसिस, जो मनुष्य में किया जाता है। नेक्स्ट है डॉक्टरों के द्वारा एनेस्थीसिया के रूप में प्रयोग होने वाली हास्य गैस है, तो इसको सही आंसर जो होगा नाइट्रस ऑक्साइड। डॉक्टरों के द्वारा नाइट्रस ऑक्साइड का प्रयोग एनेस्थीसिया के रूप में किया जाता है, और यह जो है एक हास्य गैस यानी हंसने वाला गैस माना जाता है। निम्नलिखित में से किसकी कमी से मधुमेह होता है, तो इसका सही आंसर जो है इंसुलिन की कमी से, ऊपर भी देख चुके हैं, इंसुलिन की कमी से मनुष्य के अंदर मधुमेह होता है, डायबिटीज होती है। अब इंसुलिन की मुख्य कार्य जो होता है रुधिर में ग्लूकोज को नियंत्रित करना। इंसुलिन क्या करता है कि आपके रुधिर के अंदर जाके ग्लूकोज को नियंत्रित करता है, और इसकी कमी से रक्त में ग्लूकोज को नियंत्रित नहीं हो पाता है, रक्त के अंदर ग्लूकोज नियंत्रित नहीं कर पाता, जिसकी वजह से जो है आपको मधुमेह होती है। नेक्स्ट है HIV द्वारा होने वाले रोग हैं, तो इसका सही आंसर एड्स है, ये तो पता ही है। नेक्स्ट, स्त्रियों की तुलना में पुरुष अधिक वर्णांध से पीड़ित हो सकते हैं, क्योंकि इसका सही आंसर कि इसमें केवल एक एक्स क्रोमोसोम होते हैं। स्त्रियों की तुलना में पुरुष जो है वर्णांध पीड़ित हो जाते हैं, स्त्रियों की तुलना में पुरुष ज्यादा। क्यों? क्योंकि स्त्रियों में 2 एक्स क्रोमोसोम, लिंग निर्धारित क्रोमोसोम होते हैं, जिससे कि एक एक्स वर्णांध के जीन को यदि वहन करती है तो दूसरा एक्स जो है क्रोमोसोम को संतुलित करती है, और इस तरीके से महिला केवल वाहक कार्य करती है और पीड़ित नहीं होती, जबकि पुरुष जो है ग्रसित हो जाते हैं। क्लियर है? क्योंकि पुरुष में एक क्रोमोसोम होते हैं और महिलाओं में 2 क्रोमोसोम होते हैं, एक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। एस्पिरिन कहां से मिलती है? तो इसका सही आंसर होगा एक पेड़ से मिलती है एस्पिरिन। एस्पिरिन एक एंटीपायरेटिक यानी कि जहर दवाएं और वेदना निवारक का काम करती है। इन दवाओं को विलो वृक्ष की छाल से पाया जाता है। ध्यान रखना है कि पेड़ से यह पाया जाता है। गेहूं की खेती के लिए कौन से उर्वरक का उपयोग करेंगे? तो जाहिर सी बात है नाइट्रोजन का उपयोग करेंगे गेहूं की खेती के लिए। गेहूं की खेती के लिए नाइट्रोजन युक्त उर्वरक का प्रयोग किया जाता है, जो कि यूरिया में आपको मिलता है। क्लोरोफिल कौन सा धातु आयन पाया जाता है? तो इसका सही आंसर होगा मैग्नीशियम। क्लोरोफिल में मैग्नीशियम आयन पाया जाता है। क्लोरोफिल एक अणु है जो मानव के रक्त और हेमोग्लोबिन में समान होता है और एक प्रकार के ऊर्जा का संश्लेषण क्रियाओं के माध्यम से रासायनिक क्रियाओं में बदलने की जो है ये प्रक्रिया का शुरुआत करता है। दोस्तों यहां पे मैं आपको एक चीज ये बता दूं कि जितने भी आप क्वेश्चन देखें, कुछ क्वेश्चन थे टफ, कुछ तो क्वेश्चन रहते भी टफ, इसमें कोई शक की बात नहीं, लेकिन जनरली 90% क्वेश्चन ऐसे थे जो कहीं ना कहीं आप पढ़ते हैं, चाहे आप कोई भी मेडिसिन लेते, कोई भी बीमार पड़ते, तो मेडिसिन के पीछे जो रहता है, आप मेडिसिन तो यूज करते हैं लेकिन मेडिसिन के पीछे पढ़ नहीं पाते हैं। एक आप चाहे खेती कर रहे हैं जहां पे गेहूं ली जाता है, जहां पे यूरिया होता है, यूरिया के बोरे पे लिखी होती है, आप वहां पे ध्यान नहीं दे पाते हैं। आप कोई भी खाद्य पदार्थ बाजार से लाते जिसमें प्रोटीन हो, विटामिन हो, कार्बोहाइड्रेट हो, तो उसमें भी लिखा होता कितना पॉइंट है, कितने में कितना होता। वही चीज तो क्वेश्चन पूछ रहा, क्या कौन से आपसे साइंस टेक पूछ रहा, कौन से आपसे रॉकेट साइंस का क्वेश्चन पूछ रहा जो आपकी हालत को खराब करके रखे हुए हैं। अब इतना भी अगर आपको नहीं आता है तो कैसे कोई उम्मीद करेगा कि आप एसडीएम बनिएगा? तनिक सोच के देखिएगा, एक बार जिंदगी को रोक के, एक बार आपको फील हो जाएगा वाकई में बायोलॉजी जो है आयुग हमसे वो बाहर निकालने के नहीं करता है। बायोलॉजी हमें एक छोटी सी समझ विकसित करता है कि आपके पास में इतनी कम से कम बेसिक जानकारियां आपके पास होनी चाहिए। क्लियर हो गया? तो आज से बायोलॉजी का डर आपकी जिंदगी से जुदा। पढ़िए, मस्त रहिए, खुश रहिए, आगे बढ़ते रहिए। जितना ज्यादा बार हो, देखिए क्वेश्चन रिपीट यहीं से होता है हर बार। अब नेक्स्ट है पौधे और पेड़ों का खाना तैयार करने की प्रक्रिया कहलाता है, तो क्या कहलाता है? फोटोसिंथेसिस। हमेशा पढ़ते आ रहे हैं 10th में ही। हरे पादप स्वपोषी होते हैं। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में खाद्य संश्लेषण जो है करते हैं। प्रकाश संश्लेषण से अभिप्राय है कि प्रकाश की सहायता से खाद्य का संश्लेषण। यह एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें पादप सूर्य के प्रकाश वर्णित CO2 और जल स्तर H2O का प्रयोग खाद्य संश्लेषण के लिए ये करते हैं। थोड़ा सा ये सब है, खुद ही देख लीजिए, सब जरूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है जीवन चक्र की दृष्टि से
पौधे का सबसे महत्वपूर्ण अंग है पुष्प। सबसे महत्वपूर्ण पुष्प है, फूल है। जीवन चक्र की दृष्टि से अगर देखा जाए तो जड़ पौधे का सर्वाधिक महत्वपूर्ण अंग है। इससे पादप खनिज लवण जल प्राप्त करते हैं, साथ ही साथ यह पौधे के भूमि पर स्थिर रहता और यह संभाले हुए रहता है। देख लिए, तो इसका सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो क्या है? जड़। सॉरी, यहां पे पुष्प दे दिया हूं, सॉरी, पुष्प नहीं होगा, जड़ होगा। जड़ जो कि क्या है? पौधे को संभाल के रखता है। पौधे में जो भी खनिज लवण जल जो भी जरूरत होता है यहीं से ये ऊपर जाता है। नेक्स्ट है सबसे लंबा जीवित वृक्ष है, सबसे लंबा। इसका सही आंसर जो होगा वो होगा परनाग, सॉरी सिकोआ, सॉरी सिकोआ। यानी कि सबसे जो बड़ा वृक्ष है वो रेडवुड है, ये आप जानते ही होंगे, या कहें तो सिकोआ, जिसकी ऊंचाई 115 मीटर से अधिक होती है। और सबसे छोटा जो अगर पूछ देगा तो आपको बताना होगा एंजियोस्पर्म वुल्फिया। देख लीजिएगा, एंजियोस्पर्म वुल्फिया, इसको याद रखिएगा क्योंकि ये पूछा नहीं है और ये पूछ चुका, तो यही पूछने का अब बचा हुआ है। एस्पिरिन है, ऊपर में ही हमने आपको बता चुका हूं, इसका सही होगा एंटीपायरेटिक। एस्पिरिन एंटीपायरेटिक होता है। किस वनस्पति खाद में अधिकतम प्रोटीन होता है? तो इसका सही आंसर होगा सोयाबीन में। सोयाबीन में सबसे अधिकतम प्रोटीन पाया जाता है। अगर आप सोयाबीन खा रहे हैं तो इसका मतलब है प्रोटीन का भरपूर आनंद ले रहे हैं, जो कि शरीर को जितनी जरूरत चाहिए। वनस्पति खाद में सोयाबीन प्रोटीन का एकमात्र अधिकतम जो है होता है। इसमें प्रोटीन की मात्रा 38 से 42% होती है और अन्य फलियों में ज्यादा होती है। नेक्स्ट है तना काट आमतौर पर सबसे किसके प्रति वर्धन के लिए प्रयोग किया जाता है? तना काट। तो इसका सही आंसर होगा गन्ना के लिए, जो कि गन्ना का तना काटा जाता है। गन्ना का कार्य प्रवर्धन डाली कलम या फिर पेड़ी के द्वारा होता है, लेकिन यह मुढ़ी फसल के साथ से उपज हर बार घटती है और इसलिए यह 3-4 वर्ष के बाद में डाली फलियों को पुनः रोपण किया जाता है। इसी के डाली को ही फिर से रोप दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है संसार का सबसे बड़ा पुष्प है? तो इसका सही आंसर होगा रेफ्लेसिया। ध्यान रखिएगा, रेफ्लेसिया संसार का सबसे बड़ा पुष्प रेफ्लेसिया है और यह इंडोनेशिया वर्षा वन में डॉक्टर जोसेफ अर्नाल्ड के द्वारा 1818 में पहली बार खोजा गया था और यह फूल का व्यास 100 सेंटीमीटर है और वजन जो है 10 किलोग्राम होता है। हरगोविंद खुराना किस आविष्कार के लिए सम्मानित किए गए थे? तो इसका सही आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। हरविंद खुराना जो है जीन संश्लेषण के लिए 1968 में चिकित्सा के लिए इन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया। किसके लिए? जीन संश्लेषण के लिए गया था। इन्होंने अपनी खोज में आनुवांशिक कोड की व्याख्या की और प्रोटीन संश्लेषण में इसकी भूमिका का पता भी लगाया था। आनुवांशिक कोड और जो है प्रोटीन संश्लेषण में इसका पता लगाया था। नेक्स्ट है आर्कियोपेटेरिक्स है, इसका सही आंसर होगा जुरासिक पार्क और सर्व पुरातन पक्षी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। डॉल्फिन वर्गीकृत किए जाते हैं, इसका सही आंसर जो होगा वो होगा उभयचर में। उभयचर का मतलब जो पानी में भी रहता है और जो जमीन पे भी रहता है, तो डॉल्फिन इसी में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 85 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? प्रतिवर्ष 5 लाख भारतीय एक रोग से मरते हैं, जिसकी पहचान करें। तो इसका सही आंसर क्षय रोग। भारत में 6 लोग 2016 में 4.2 लाख लोगों की मृत्यु हुई थी क्षय रोग के कारण। जीवाणु, इसका नाम जो है माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस क्षय रोग यानी टीबी के द्वारा जो है मनुष्य के फेफड़े में प्रभावित होता है। नेक्स्ट है शर्करा में सबसे मीठी है, तो इसका सही आंसर जो होगा वो होगा ए यानी कि फैक्टोज। फैक्टोज जो होता है मोनोसेक्राइड है, जो कि सर्वाधिक जो है ये मीठा होता है। तो दोस्तों ये पूरा संपूर्ण बायोलॉजी था। हमने कोशिश किया हर एक क्वेश्चन को व्याख्या सहित आपके सामने रखने की। क्वेश्चन यहीं से आता है, रिपीट यहीं से होता है, बस इसको 1-2 बार में आपको समझ में नहीं आएगा, 2-3 बार इसको देखिए और जितना ज्यादा बार हो सके रिकॉल कीजिए। अगर बायोलॉजी को आपको आसान बनाना है, शानदार बनाना है, बायोलॉजी हमेशा बीपीएससी में ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, आप खामखा इधर बुक उधर बुक करते हैं, बेहतर है इसको अच्छे तरीके से पढ़ लीजिए, आपका कल्याण जरूर होगा। नेक्स्ट वीडियो आपको क्या चाहिए आप हमें जरूर बताइएगा और इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है जो नेक्स्ट घटना चक्र का हमने वीडियो बनाया हूं हिस्ट्री का वो रखा हुआ है, आप वहां से लेसन। कैसा लगा ये वीडियो हमें जरूर कमेंट कीजिएगा और हां हो सके तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा जरूर शेयर कीजिए। थैंक यू, नमस्कार।